न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका शाम के खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। एनडीए में लगेगी पेशवा बाजीराव की प्रतिमा, बोले अमित शाह। नितेश और नारायण राणे हमेशा जहर उगलते हैं, आनंद दुबे का बयान। बिहार मंत्री अशोक चौधरी का ओवैसी पर पलटवार। तो खबरें विस्तार से। एनडीए में लगेगी पेशवा बाजीराव की प्रतिमा। मराठा साम्राज्य के वीर योद्धा पेशवा बाजीराव प्रथम की प्रतिमा अब नेशनल डिफेंस अकेडमी खड़गवासला में स्थापित की जाएगी। इस संबंध में एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा है कि यह निर्णय भारत की सैन्य परंपरा और गौरवशाली इतिहास को नई पीढ़ी से जोड़ने का कार्य करेगा। उन्होंने कहा है कि एनडीए ही वह स्थान है जहां थल सेना, वायुसेना और नौसेना के युवा अधिकारी अपने सैन्य जीवन की शुरुआत करते हैं। ऐसे संस्थान में पेशवा बाजीराव जैसे विजयी, दूरदर्शी और साहसी सेनापति की प्रतिमा का होना न केवल प्रेरणादायी होगा बल्कि यह भारतीय सैन्य परंपरा और इतिहास का सम्मान भी। महाराष्ट्र शासन के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र शासन के उप मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र श्रीमान अजित पवार जी, मेरे साथी मंत्री, पुणे के ही जनप्रतिनिधि श्री मुरलीधर माहौल जी, पुणे के ही जनप्रतिनिधि और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री श्रीमान चंद्रकांत दादा पाटिल जी, बहन मेघा कुलकर्णी जी, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ जी, एयर मार्शल श्री भूषण गोखले जी, अनिरुद्ध देशपांडे जी, कुंदन साठे जी, विनय सहस्त्रबुद्धे जी, श्री पुष्कर पेशवा जी, वाइस एडमिरल गुरुचरण सिंह जी, महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र चौहान जी, और आज बाजीराव पेशवा की वीर मूर्ति को प्रस्थापित करते हुए देखने के लिए आए हुए सभी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। मैं पुणे की धरती पर खड़ा हूं। सबसे पहले जिन्होंने गुलामी की काल रात्रि में एक आशा का किरण जगाया और हिंदवी स्वराज की स्थापना करी, वो महान छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रणाम कर कर मैं मेरी बात की शुरुआत करता हूं। पुणे की भूमि एक प्रकार से स्वराज के संस्कार का उद्गम स्थान है। 17वीं शताब्दी में भी यहीं से स्वराज की आलेख तंजावुर से अटक से कटक तक पहुंची, और जब अंग्रेजों के सामने फिर से एक बार स्वराज के लिए जनता को लड़ने का समय आया, तब सबसे पहला सिंह गर्जना तिलक महाराज ने की, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और वीर सावरकर ने यही महाराष्ट्र की भूमि से एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया कि एक व्यक्ति अपने जीवन में अपने देश के लिए कितना कर सकता है, ये उदाहरण प्रस्तुत करने का काम वीर सावरकर ने किया। और मालूम नहीं एनडीए का मूल स्थापना हुआ होगा तब क्या सोचकर यहां बनाया होगा। कहते हैं कि यहां टेम्परेचर और वातावरण बहुत अच्छा था इसलिए बनाया होगा, मगर अंग्रेजों को मालूम नहीं था कि कैसी जगह पे वो नींव डालने जा रहे हैं जो आने वाले
एक सदी तक भारत की सुरक्षा का संस्थान बनेगा, वो आज हमारा एनडीए। पेशवा बाजीराव जी के कई पुतले देश भर में कई जगह लगे हैं, मेरे गांव में भी लगा है। परंतु मैं मानता हूं कि पेशवा बाजीराव का एक स्मारक बनाने की सबसे उचित जगह अगर कोई है तो एनडीए पुणे की एकेडमी, क्योंकि जहां से आने वाले समय के देश की तीनों सेनाओं के सूत्रधार जहां प्रशिक्षित होकर निकलते हैं, वहां बाजीराव पेशवा की मूर्ति लगना और श्रीमंत बाजीराव के मूर्ति से प्रेरणा लेकर उनके जीवन कवन को अभ्यास कर कर अगर हमारे भविष्य के सेनानी जाते हैं तो मुझे विश्वास है कि कई सालों तक भारत की सीमाओं को कोई छूने का साहस नहीं कर सकता। मैं यहां आने वाला था, कार्यक्रम घोषित हो चुका था। कल कुछ पत्रकार मित्रों के साथ वैसे ही बैठना हुआ तो उन्होंने कहा कि अमित भाई, आप पुणे स्पेशल एक कार्यक्रम के लिए जा रहे हैं और श्रीमंत बाजीराव के पुतले के अनावरण के लिए जा रहे हैं, मगर मुझे एक बात बताइए कि आज की युद्ध की पद्धति, जहां एनडीए में हमारे सेनानी तैयार हो रहे हैं, और बाजीराव पेशवा के समय की युद्ध की पद्धति, ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन बचा होगा? मैंने बहुत सरलता से उनको जवाब दिया, युद्ध की कला के कुछ नियम जो होते हैं वो कालबाह्य नहीं होते हैं, वो एटर्नल होते हैं। युद्ध में व्यूह रचना का महत्व, युद्ध में त्वरा का महत्व, युद्ध में समर्पण का भाव, युद्ध में देशभक्ति का भाव, और सबसे बड़ी बात, युद्ध में बलिदान का भाव, वो ही सेनाओं को विजय दिलाता है। हथियार बदलते रहते हैं, और अगर ये सभी गुणों का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण 500 साल के भारतीय इतिहास में कहीं पर ढूंढना है तो मैं इतिहास के विद्यार्थी के नाते बेझिझक कह सकता हूं, वो केवल बाजीराव पेशवा में, श्रीमंत बाजीराव पेशवा में ही मिल सकता है। 19 साल के उम्र में साहू जी महाराज ने किस तरह से उनको सिलेक्ट किया होगा मुझे मालूम नहीं, क्या काफी सारी चुनौतियां थी उसमें। साहू जी महाराज की माताजी खुद अभी अभी बाहर आई थी, और जब उन्होंने श्रीमंत बाजीराव को पेशवा बनाने का निर्णय किया, उसके बाद 20 साल में 41 युद्ध लड़े और एक भी नहीं हारा। ये रिकॉर्ड कोई सेनापति का नहीं हो सकता। एक साल के 2 युद्ध, और हमें मालूम है कि उस जमाने में बारिश के 4 माह युद्ध नहीं होते थे, तो बचे हुए 8 माह के अंदर 2 युद्ध करना और हर बार विजयी होना, मृत्यु पर्यंत पराजय को जिसने अपने नजीक भटकने नहीं दिया, ऐसा वीर सेनानी, उसका मूर्ति लगाने का सबसे उचित स्थान हमारी एनडीए की ये एकेडमी है। शिवाजी महाराज ने जब स्वराज की कल्पना की होगी, उस वक्त के भारत की भूगोल
और भारत के उस वक्त के साम्राज्यों का इतिहास जो देखता होगा वो समझ पाता होगा कि एक 12 साल के बच्चे ने कैसे स्वराज शब्द सोचा भी होगा। आदिल शाही, कुतुब शाही, बरीद शाही, निजाम शाही और इमाद शाही, पूरा दक्षिण भारत इनकी नागचूड़ से पीड़ित था और उत्तर पूरा मुगलों के अधीन था। उस वक्त 12 साल का एक बालक देश को स्वतंत्र कराने की कल्पना करे और अपने एक छोटे से जीवन काल के अंदर ही हिंदवी स्वराज का स्थापना करने का काम करे, ये अकल्पनीय पराक्रम था। मगर शिवाजी महाराज ने सिर्फ हिंदवी स्वराज की स्थापना नहीं की, महाराष्ट्र भर के किशोरों के मन में, बालकों के मन में, युवाओं के मन में स्वराज के संस्कार भरने का काम किया। और जब शिवाजी महाराज नहीं रहे तब धर्मवीर संभाजी महाराज, वीर ताराबाई, धनोजी, संतोजी, कई सारे लोगों ने शिवाजी महाराज की परंपरा को आगे बढ़ाया और स्वराज की ज्योत को बुझने नहीं दिया। मगर जब साहू जी महाराज मुगलों की कैद से मुक्त होकर आए और जब मराठी साम्राज्य के 2 टुकड़े हो गए, सब लोग मानते थे अब शायद कठिन होगा। और उसी वक्त पहले बालाजी विश्वनाथ और फिर श्रीमंत बाजीराव ने पेशवा बनकर शिवाजी महाराज की स्वराज की मशाल को आगे बढ़ाया। और श्रीमंत बाजीराव के मृत्यु के 10 साल के अंदर ही तांजावुर से अफगानिस्तान तक, अफगानिस्तान से बंगाल होते हुए कटक तक एक विराट हिंदवी साम्राज्य की स्थापना जो शिवाजी महाराज का कल्पना था वो करने का काम किया। और इसीलिए कई लोग कहते हैं अगर ये स्वतंत्रता की लड़ाई शिवाजी महाराज ने जो शुरू की और पेशवाओं ने 100 साल तक चलाई, वो अगर न लड़ी गई होती तो आज भारत का मूल स्वरूप बचा ही न होता। इन्होंने अपने जीवन में कई सारे युद्ध ऐसे लड़े जिसमें पराजय निश्चित मानी जाती थी। उन्होंने अपनी त्वरा से, अपने रण कौशल से, रणनीति से और वीर साथियों की मदद से बाजीराव पेशवा ने कई हारे हुए युद्धों को जीत में परिवर्तित किया। और पालखेड़ की विजय को अगर कोई ध्यान से पढ़ेगा तो मालूम पड़ेगा कि निजाम के सामने यह विजय अकल्पनीय विजय थी। मगर जरा भी रुके बगैर, जरा भी थके बगैर हर जगह जहां जहां गुलामी की निशानी थी वो ध्वस्त कर कर स्वतंत्रता का दीप प्रगटाने की शुरुआत श्रीमंत बाजीराव ने की और सफल भी हुए। कई सारे युद्ध कौशल के अभ्यासु देश और विदेश के सेनानियों ने उनके युद्ध कौशल के लिए ढेर सारी बातें करी हैं। मगर सिर्फ युद्ध कौशल की बात नहीं है। जैसा मैंने कहा, बुंदेलखंड तक, गुजरात तक, तंजावुर तक, मध्य प्रदेश तक, ये सारी स्थान से
स्वराज की लौ जलाने के बाद वहां पर इंदौर में होलकर, ग्वालियर में सिंधिया, धार में पवार, बड़ौदा में गायकवाड़, गोविंद पंत को बुंदेलखंड में, हर जगह चिमना जी का सहयोग लेकर प्रशासन को भी प्रस्थापित करने का काम किया और एक लंबे समय तक आजादी की लौ जलती रहे, इस प्रकार का काम उन्होंने किया। और मैं तो कलाकारों का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने बाजीराव पेशवा की इस प्रतिमा को अश्वारूढ़ बनाया है। जदुनाथ सरकार ने बाजीराव पेशवा के लिए काफी कुछ लिखा है, मगर एक वाक्य मैं कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने कहा, कभी भी किसी व्यक्ति का जन्म घोड़े के साथ नहीं होता। बाजीराव एकमात्र व्यक्ति ऐसा है जिसका जन्म ही घोड़े के साथ हुआ। पूरा 20 साल का कालखंड उनको घोड़े से नीचे उतरते हुए किसी ने नहीं देखा है। शनिवारवाड़ा का निर्माण, जल प्रबंधन, कई सारी कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई और बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के भी बचे हुए कालखंड में, पूरा जीवन तो युद्ध में गया, जो 4 माह बचता था उसमें भी उन्होंने कई सारे सुधार के काम भी किए। और मित्रों, मैंने ढेर सारे ईस्वीसन 1500 के बाद हुए युद्धों को बहुत डिटेल पढ़ा है। मैंने कहीं पर भी ऐसी सेना का वर्णन नहीं सुना जिसमें एक सिपाही और 3 घोड़े की व्यवस्था थी। हर जगह पर घुड़सवार होते थे, एक घोड़ा और एक सिपाही। श्रीमंत बाजीराव की सेना में एक सिपाही पर 3 घोड़े होते थे। घोड़ा थकता था, आराम करता था, सिपाही आगे बढ़ता रहता था और आश्चर्यजनक रीत से बिजली की तरह दुश्मनों पे वो टूट पड़ते थे। उनकी त्वरा से अच्छे अच्छे पराजित हुए। मैं सोच ही नहीं सकता कितनी विकट परिस्थितियों में इतने फैले हुए मकड़ जाल को भेद कर एक के बाद एक 41 युद्धों में कोई कैसे सफलता प्राप्त करता है। कुछ लोग उनको ईश्वर दत्त सेनापति कहते हैं, कुछ लोग उनको अजिंक्य योद्धा कहते हैं और कुछ लोग उनको शिव शिष्योत्तम बाजीराव पेशवा भी कहते हैं। कई सारे राजाओं ने प्रचंड युद्ध किए, विजय भी प्राप्त किए, मगर बाजीराव पेशवा के सभी युद्धों में एक बात विशेष थी, वो अपने लिए नहीं लड़ रहे थे, वो देश के और स्वराज के लिए लड़ रहे थे, क्योंकि वो तो पंत प्रधान थे। उन्होंने कभी भी छत्रपति के साथ, अंग्रेजों ने इतिहास को विकृत करने का बहुत प्रयास किया, मगर आज जीवन इतना पराक्रम, इतनी बड़ी शक्ति होने के बावजूद वो पेशवा ही रहे। हर युद्ध मातृभूमि के लिए, हर युद्ध धर्म के लिए, हर युद्ध स्वराज के लिए लड़ा और अपने 40 साल के जीवन में एक ऐसा अमर इतिहास लिखने का काम किया जो आने वाले कई सदियों तक कोई और लिख न पाए, ऐसा अमर इतिहास लिखने का काम किया। श्रीमंत बाजीराव की वीरता और महानता को वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, मगर मेरे जीवन में कभी भी कोई निराशा
दस्तक देने लगती है तो मुझे हमेशा बाल शिवाजी और श्रीमंत बाजीराव की विचार आता है और निराशा कोसों दूर चली जाती है कि अगर इतनी विपरीत स्थिति में वो लोग ये कर पाए तो हमारा तो दायित्व है। अब सब जगह अनुकूलता ही अनुकूलता है। शिवाजी महाराज की कल्पना का भारत बनाने की जिम्मेदारी 140 करोड़ भारतीयों की है। स्वराज के लिए जब संघर्ष करने का समय था तब संघर्ष किया। स्वराज को टिकाने के लिए भी संघर्ष करने की जरूरत पड़ेगी। हमारी सेना और हमारा नेतृत्व जरूर करेगा। ऑपरेशन सिंदूर इसका उदाहरण है। परंतु स्वराज के साथ साथ महान भारत की रचना भी शिव छत्रपति की ही कल्पना है। एक ऐसे भारत की रचना जो आजादी की शताब्दी जब मनाए तब 2047 में हर क्षेत्र के अंदर समग्र विश्व में हर क्षेत्र में हम सर्वप्रथम हो, ऐसे भारत की रचना करना ये हम सबका जीवन लक्ष्य होना चाहिए। और जीवन लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए पुरुषार्थ, समर्पण और बलिदान, ये तीनों की प्रेरणा लेने के लिए कोई उत्तम व्यक्तित्व हमारे इतिहास में है तो श्रीमंत बाजीराव पेशवा है। आज मैं हृदयपूर्वक वो सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा जिनको ये विचार आया कि पुणे की ये एकेडमी में श्रीमंत बाजीराव की अश्वारूढ़ प्रतिमा का स्थापना किया जाए। मैं एनडीए को भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने इस बात को स्वीकार किया और आने वाले समय के हमारे सेनापतियों और योद्धाओं को बाजीराव पेशवा के जीवन कवन से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का मौका दे दिया गया। मैं विनय जी को भी कहना चाहता हूं कि विनय जी, आपने माइक में कहा कि भारत के सभी भाषाओं में ये इतिहास को भावानुवाद कर कर भारत की हर भाषा के बच्चों के लिए उपलब्ध कराना चाहिए। अब आप सुझाव दे रहे हैं, मुझे लगता है सब लोग सुझाव ही देंगे तो होगा क्या। मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, आप ही शुरुआत करिए तो ये काम बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। मोदी जी ने विकास भी और विरासत भी, ये सूत्र जो दिया है वो इसीलिए दिया है कि हमारे हजारों साल पुरानी संस्कृति में कई ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जो हजारों साल तक हमें प्रेरणा दे सकते हैं। वो इतिहास को हमारे युवाओं के लिए, हमारे योद्धाओं के लिए उपलब्ध कराना ये बहुत जरूरी है। फिर से एक बार इस मूर्ति की स्थापना के लिए जिन जिन का योगदान रहा है, आर्थिक योगदान रहा है, कलाकारों का योगदान रहा है, एनडीए का योगदान रहा है, वो सभी को मैं बहुत मनपूर्वक आभार मानकर मेरी बात को पूरी करता हूं। धन्यवाद। बढ़ते अगली खबर की ओर। नीतीश और नारायण राणे हमेशा जहां उगलते हैं, बोले आनंद दुबे। शिवसेना और राणे परिवार के बीच तीखी बयानबाजी एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार पार्टी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने नीतीश राणे और उनके पिता नारायण राणे पर तीखा पलटवार किया है। आनंद दुबे ने कहा है कि नीतीश राणे और नारायण राणे हमेशा जहर उगलने के लिए जाने जाते हैं। अब हमारे पास खुद जहर नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? हम केवल अमृत ही बरसा सकते हैं और यह अमृत ही उनके जहर को बेअसर कर सकता है। दुबे ने पीएम मोदी के नारे का हवाला देते हुए कहा है कि हम वही कहेंगे जो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। मैं बस यही चाहता हूं कि नीतीश राणे जैसा नेता भी इसे समझ सके। शिवसेना की यह प्रतिक्रिया राणे परिवार की हालिया टिप्पणियों के बाद आई है जो विपक्ष पर लगातार हमलावर रुख अपनाए हुए हैं। नीतीश राणे और नारायण राणे तो हमेशा आपको पता है जहर उगलने का काम करते हैं। अब जहर को तो हम
अपनी जहर, हमारे पास तो जहर नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं कि अमृत बरसा सकते हैं, उस अमृत से ही जहर को काट सकते हैं। हम तो यही कहेंगे कि सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी कहते हैं, काश नीतीश राणे जैसे नेता भी उसको समझ जाते। बढ़ती अगली खबर की ओर। बिहार मंत्री अशोक चौधरी का ओवैसी पर पलटवार। बिहार की राजनीति में इन दिनों बयानबाजी का दौर तेज है। राज्य के मंत्री अशोक चौधरी ने विपक्ष और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर तीखा पलटवार किया है। चुनाव आयोग की प्रक्रियाओं पर उठाए जा रहे सवालों पर अशोक चौधरी ने कहा है कि विपक्ष का काम है हर चीज में कमियां निकालना। वे अपनी हार का ठीकरा फोड़ने के लिए नए नए मुद्दे ढूंढ रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग मतदाता प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए चरणबद्ध तरीके से काम कर रहा है। वही ओवैसी द्वारा लालू प्रसाद यादव को लिखे पत्र और 30% बनाम 70% की राजनीतिक बहस पर अशोक चौधरी ने कहा है कि वे 30% के लिए कड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे पास 70% है। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन के लोगों का कहना है ना। इलेक्शन कमीशन ने जो बात हो रही है उसका उन्होंने मतलब शेयर किया, अपनी बात को शेयर किया है। लेकिन विपक्ष के लोग लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं वोटर। छोड़िए ना, विपक्ष को तो कोई काम है नहीं ना, उस हर चीज में खोजता है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। अभी हारेंगे बुरी तरह से आने वाले समय में, तो इनको लग रहा है कि हम हारेंगे तो कहेंगे कि इसी पर ठिकरा फोड़ देंगे कि ये लोग जो कराए उसी चलते हम हार गए। ट्रांसपेरेंसी कहीं ना कहीं आता है और वोटर लिस्ट में ये लोग ट्रांसपेरेंसी इलेक्शन कमीशन स्टेज वाइज ला रहा है, जिसमें कि नए लोगों को हम पहले इलेक्शन कमीशन में 18 साल लिख देते थे, लिखा जाता था। अब 18 साल के लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इसमें क्या खराबी है? और 3-4 और है, उसको सुधारने के लिए कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंट कर। बहुत से लोग कर्नाटक में भी हैं, दिल्ली में भी वोटर लिस्ट बना लिए, यहाँ भी बना लिए। उस सब क्लियर होगा, एक ही जगह रहिएगा ना। गरीब का वोट छीनने के लिए लोग अधिकारी, गरीब का वोट छीनने के लिए एक तो है कि ये लोग गरीब के शुभचिंतक नहीं हैं। गरीब के शुभचिंतक होते तो ये चरवाहा विद्यालय बनाते, कि गरीब के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज बनाते, मेडिकल कॉलेज बनाते। नीतीश कुमार ने रिजर्वेशन लागू किया, आधी आबादी महिलाओं के लिए भी, SC ST के लिए भी और अति पिछड़ों के लिए भी आरक्षण दिया। क्यों किया? कि इंजीनियर, गरीब का बेटा भी इंजीनियर बने, पॉलिटेक्निक में IIT पास करे, BIT पास करे। और 10 रुपए में पूरे हिंदुस्तान में अकेला बिहार है जहां 10 रुपए में इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है। पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करता है। और 5 रुपया में IIT और हम अब पॉलिटेक्निक करा रहे हैं 5 रुपया में। तो जो लोग आगे बढ़ाना, आप क्या करना चाहते थे? आप चाहते थे कि गरीब का बेटा भैंस पर बैठ के चरवाहा विद्यालय जाए, यही आपकी सोच थी। तो फर्क तो है, गरीब के बारे में आप सोचते हैं कि नीतीश कुमार सोचते हैं। कौन आदमी है जो 10 लाख रुपया का इंडस्ट्रीज में लोन दे रहा है गरीब के बच्चों को पढ़ने के लिए, अति पिछड़ों को, दलित को, महिलाओं को? अब 5 लाख रुपया सब्सिडी, अब 5 लाख रुपया में इंटरेस्ट फ्री लोन कौन कर रहा है? कोई राज्य है क्या बिहार में, हिंदुस्तान में? ऐसे कुछ बोलना है। ओवैसी की पार्टी AIMIM वो चिट्ठी लिखे हैं लालू यादव को कि महागठबंधन में शामिल हो। जो कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष वोट है वो एकजुट के साथ। जब 30% में जितना नूरा कुश्ती करना है, 70% हमारे पास। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस बार डूबती बसें नहीं दिखेंगी, दिल्ली मंत्री प्रवेश वर्मा का मानसून पर दावा। दिल्ली में मानसून दस्तक दे चुका है और इसी के साथ शुरू हुई है जल भराव और जल निकासी पर चर्चा। इस बीच दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि इस बार हालात पहले से काफी बेहतर है। प्रवेश वर्मा ने कहा है कि दिल्ली में मानसून का स्वागत है। कहा जाता है कि यहाँ बारिश ना हो तो अच्छा है, लेकिन हम चाहते हैं कि बारिश हो और खूब हो। उन्होंने दावा किया है कि पिछले 4 महीने में कई प्रमुख इलाकों जैसे मिंटो ब्रिज, ITO और अन्य जल भराव वाले क्षेत्रों में गहन काम किया गया है। हो गई है मानसून के लिए, क्या तैयारियां? हम बारिश में सबसे पहले तो मानसून का स्वागत है दिल्ली में। मानसून के लिए दिल्ली में कहा जाता है कि बारिश ना आए तो अच्छा है। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं जो कहते हैं कि बारिश आती है। बढ़ते अगली खबर क्या? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन से डुरंड कप 2025 की ट्रॉफियों को दिखाई हरी झंडी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन से प्रतिष्ठित डुरंड कप टूर्नामेंट 2025 की ट्रॉफियों को हरी झंडी दिखाकर इस खेल महोत्सव का शुभारंभ किया है। इस समारोह में देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी उपस्थित रहे। यह टूर्नामेंट भारत में फुटबॉल का एक बड़ा आयोजन है जिसमें सेना के विभिन्न विभागों की टीमें हिस्सा लेती हैं। राष्ट्रपति के द्वारा ट्रॉफी को हरी झंडी दिखाने से टूर्नामेंट की शुरुआत हुई है और खिलाड़ियों को उत्साह और प्रेरणा मिली।
बढ़ते अगली खबर की ओर। मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण पर प्रशांत किशोर का विरोध। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण को लेकर राजनीतिक हलकों में विरोध शुरू हो गया। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने इस प्रक्रिया पर चिंता जताते हुए कहा है कि यह कई लोगों के मताधिकार पर असर डाल सकती है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि हम इस पुनर्निरीक्षण के खिलाफ हैं। हमने अपनी चिंता व्यक्त की है और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए अपनी कार्यकारिणी की बैठक भी बुलाई। बिहार में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो दिवाली और छठ के दौरान बाहर से वापस आता है। उनके लिए दिवाली छठ से पहले चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित दस्तावेज जमा करना संभव नहीं। उसका बंटवारा ना हो और बीजेपी को रोका जा सके। भाई ओवैसी साहब पिछले कई वर्षों से जिस तरह की राजनीति करते हैं, जहां चुनाव लड़ते हैं, पूरा देश जानता है कि वहां कहां चुनाव लड़ते हैं, किस तरह से चुनाव लड़ते हैं। अब अगर वो जाकर इंडिया गठबंधन में या यूपीए गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं तो ये उनका और उन इंडिया गठबंधन के लोगों को डिसाइड करना है। हमारे लिए ओवैसीउद्दीन ओवैसी बिहार में ओवैसी साहब कोई फैक्टर नहीं है। किया कि 20%। बढ़ते अगली खबर क्या। सिलीगुड़ी वकीलों ने सामूहिक बलात्कार मामले में फास्ट ट्रैक न्याय की मांग की। पश्चिम बंगाल सिलीगुड़ी बार एसोसिएशन के वकीलों ने कोलकाता में हुए कथित सामूहिक बलात्कार मामले के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। वकील यूसुफ अली ने इस क्रूर घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि हम चाहते हैं कि अपराधी को जल्द से जल्द मौत की सजा मिले और मुकदमा भी शीघ्र निपटारा हो। आरोपी का बचाव हो सकता है लेकिन न्याय का पूरा प्लान होना चाहिए। उन्होंने इस मामले की जल्द सुनवाई और कड़े कदम उठाने की भी मांग की। आप सभी को पता है कि कुछ दिन पहले एक रेप हुआ है जो साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज में एक छात्री थी, उनका रेप हुआ है। वहाँ का ही कॉलेज का ही कोई स्टाफ है और साथ में कुछ स्टूडेंट भी इन्वॉल्व हैं। तो हम उनके विरोध में आज ये रैली निकाले हैं और हम लोग सब मिलकर आज वेनस मोड़ से होकर सेवक मोड़ तक ये रैली जाएगी हमारा। यहाँ हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वो जो लड़की है, जो घटना घटा है, ये निर्मम है। इसका हम लोग तीव्र निंदा करते हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो लड़की है उनको विचार मिले और जो ऑफेंस किए हैं, जो क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है, उनको जल्दी से फांसी की सजा हम लोग की तरफ से है। जल्दी से उनको सजा दिया जाए और जो विचार व्यवस्था है वो जल्दी से खत्म हो, उनका ट्रायल भी जल्दी खत्म हो। यही मांग के लिए आज हम लोग ये रैली कर रहे हैं। उसके साथ जो लड़ रहे हैं, क्या उनके साथ आप लोग देंगे या क्या कहेंगे? नहीं, हम इस घटना के, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार में जो है कि सबको जो है एक्यूज जो है उनको डिफेंड होना चाहिए। ये हम लोग का मांग नहीं है, नहीं तो जो कॉन्स्टिट्यूशन वो उल्लंघन होता है तो सबको डिफेंस होना चाहिए, वो बात अलग है। लेकिन हमारे एज ए लॉयर हम लोग चाहते हैं कि जो घटना है ये जल्दी विचार हो, जल्दी उनका पनिशमेंट हो, जो हुए हैं जल्दी उनका सजा हो। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। এই আইনের ছাত্রীদের গণধর্ষণের প্রতিবাদে শিলিগুড়ি বার আসন লড়ছে, লড়বে। এই গণধর্ষণকারীদের অবিলম্বে হবে, এই দাবিতে শিলিগুড়ি বার আসন লড়ছে, লড়বে। সাউথ কলকাতা ল কলেজে আইনের ছাত্রীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। এই দাবিতে শিলিগুড়ি বার আসন লড়ছে, লড়বে। গণধর্ষণকারীদের অবিলম্বে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। রাজ্যে অবিলম্বে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই দাবিতে শিলিগুড়ি বার আসন লড়ছে, লড়বে। স্বাধীনবাদের শিলিগুড়ি বার আসন লড়ছে, লড়বে। এই শিলিগুড়ি বার আসন লড়ছে, লড়বে। এই দাবিতে শিলিগুড়ি বার আসন লড়ছে, লড়বে। শিলিগুড়ি বার আসন লড়ছে।
শিলিগুড়ি বারাসুন্দর জেলর কলকাতা ল কলেজে আইনে ছাত্রীদের গণধর্ষণের প্রতিবাদে শিলিগুড়ি বারাসুন্দর জেলর। बढ़ते अगली खबर क्या। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कश्मीर स्वर्ग है, विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगा केंद्र। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जम्मू कश्मीर के अपने 2 दिवसीय दौरे के बाद एक भावुक और सकारात्मक संदेश दिया। उन्होंने कहा है कि ये 2 दिन स्नेह, प्रेम और आनंद से भरपूर रहे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है, यहाँ मैंने कश्मीरी संस्कृति के हर रंग को देखा है। कश्मीर भारत का मुकुटमणि है और सचमुच यह स्वर्ग है। दौरान अपने प्रवास के उन्होंने स्थानीय किसानों से गहन बातचीत की और राज्य सरकार के साथ मिलकर ग्रामीण विकास और कृषि के लिए एक रोड मैप तैयार किया। कई अहम फैसले लिए गए हैं ताकि क्षेत्र के विकास को गति दी जा सके। स्नेह, प्रेम और आनंद से भरे हुए 2 दिन। यहाँ कश्मीरियत का मैंने हर रंग देखा। बढ़ते अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र बेटी से छेड़छाड़ का विरोध करने पर परिवार पर। महाराष्ट्र के जालना जिले से एक अमानवीय घटना सामने आई है। यहाँ कुछ बदमाशों ने पहले एक लड़की पर अभद्र टिप्पणी की, इसके बाद उसके पिता को बेरहमी से पीटा। इस घटना के बाद से जालना में रोष है। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। चंदन जीरा थाने में मारपीट और अत्याचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। बढ़ते अगली खबर क्या। एसबीआई क्रेडिट कार्ड यूजर्स को लगेगा बड़ा झटका। एसबीआई कार्ड की ओर से वेबसाइट पर शेयर की गई जानकारी के मुताबिक 15 जुलाई 2025 से लागू होने जा रहा बड़ा बदलाव क्रेडिट कार्ड बिल की मिनिमम अमाउंट ड्यू से जुड़ा है। बदलाव की बात करें तो अब एसबीआई कुल बकाया बिल अमाउंट का 2% जीएसटी, ईएमआई बैलेंस, फीस, फाइनेंस चार्ज, ओवर लिमिट अमाउंट के साथ एमएडी में शामिल करेगा। यानी यूजर्स के लिए मिनिमम अमाउंट ड्यू में बढ़ोतरी होने जा रही है। एसबीआई क्रेडिट कार्ड से जुड़ा एक और बदलाव 15 जुलाई से लागू होने जा रहा है, जिसका असर सभी कैटेगरी के क्रेडिट कार्ड यूजर पर पड़ेगा। दरअसल एसबीआई कार्ड एलिट, एसबीआई कार्ड माइल्स एलिट और एसबीआई कार्ड माइल्स प्राइम यूजर को मिलने वाला कम्प्लीमेंट्री एयर एक्सीडेंट कवर खत्म होने जा रहा है। बढ़ते अगली खबर क्यों। पहली बार अमरनाथ यात्रा पर थकान नहीं, बस श्रद्धा। श्री अमरनाथ यात्रा 2025 पूरे जोश और श्रद्धा के साथ जारी है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहलगाम और बालटाल मार्ग से पवित्र गुफा की ओर बढ़ रहे हैं। वह श्री कृष्ण यादव जी ने कहा है कि हम 6 लोगों का एक समूह है। मैं पहली बार यात्रा पर आया हूँ, मेरा दिल बहुत खुश है और मैं बाबा के दर्शन के लिए बहुत उत्साहित हूँ। मुझे बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हो रही है, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। श्री कृष्ण यादव, मैं एमपी भोपाल से हूँ। यादव जी कहाँ से आए? एमपी भोपाल। एमपी भोपाल से कितने जन आपके साथ? हम मेरे साथ हैं 5 लोग और हम लोग टोटल मिला 6 लोग हैं। पहली बार आप यात्रा की? मेरी यात्रा पहली बार हो रही है, मंगल में हो रही है। मंगल में हो रही है, तो ये बताइए कि मन में कितनी उत्साह है? मन में इतनी उमंग उत्साह है कि जैसे अपन को तीनों लोग मिल गए भगवान के दर्शन हो जाएंगे, इतना उमंग चल रही है, कोई थकावट भी नहीं हो रही। जबकि मुझे इतनी थकावट रहती डेली मुझे चलने की नहीं बनती थी ज्यादा, मगर आज मेरी थकावट भी दूर हो गई। हर हर महादेव। बाबा ने बुलाया है। बाबा बर्फानी की जय, मेरे भोलेनाथ की जय हो। पहलगाम से निकले हैं? जी सर। तो मन में क्या चल रहा है कि कब बोले? मेरे मन में ये चल रहे पहलगाम से निकले हैं तो भोलेनाथ के अपन चल के दर्शन करें और भोलेनाथ की जय जयकारा लगाओ। मैं तो सभी भाइयों बहनों सबसे बोलता हूँ कि आप अच्छे उत्साह से आइए और अच्छा अपना कार्य करिए। और आप लोगों का चौथा स्तंभ में आप लोगों को बहुत सपोर्ट होता है। व्यवस्था किस प्रकार की है? व्यवस्था बहुत बढ़िया गजब की व्यवस्था करी है शासन ने।
और प्रशासन ने दोनों ने मिलकर अच्छी व्यवस्था चल रही। अपने आर्मी के जवान भी, अपनी शासन भी, अपनी पुलिस प्रशासन, अपने नेता लोग, मंत्री ने सबने अच्छे व्यवस्था जमाई सर। मानिए अभी आप कितने खुश है बोले बाबा? बहुत बहुत बधाई, बहुत खुश हूँ मैं सब। मानिए पूरे वर्ल्ड के लिए और पूरे अपने विश्व के लिए बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। मैं बहुत खुश हुआ सर, और आपसे भी बहुत बहुत बधाई, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। बढ़ते अगली खबर क्या, श्रीनगर मुहर्रम जुलूस में लहराए ईरान फिलिस्तीन के झंडे। मुहर्रम के पाक महीने में देश भर में मुसलमान जुलूस निकाल रहे हैं। शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के राजधानी श्रीनगर में शिया मुसलमानों ने ताजिया के साथ जुलूस निकाला, जो अब विवादों के घेरे में आ गया है। इस जुलूस के दौरान कुछ लोग ईरान, फिलिस्तीन और आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के झंडे लहराते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई और इजराइल के हमलों में मारे गए ईरानी कमांडर्स की तस्वीर भी सड़कों पर लेकर प्रदर्शन किया गया। बढ़ते अगली खबर की ओर, एकनाथ शिंदे ने अमित शाह की तारीफ की, लगाया जय गुजरात का नारा। जयराज स्पोर्ट्स एंड कन्वेंशन सेंटर के उद्घाटन समारोह में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में हुए विकास कार्यों का विस्तार से उल्लेख किया। शिंदे ने कहा कि गुजरात और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में समृद्धि और विकास की नई लहर दौड़ रही है। अपने भाषण के अंत में एकनाथ शिंदे ने जोरदार अंदाज में नारे लगाए, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय गुजरात। इस नारे ने समारोह में उपस्थित सभी लोगों को उत्साहित कर दिया और कार्यक्रम की भव्यता को और बढ़ा दिया। पूना गुजराती बंधू समाज भवन आणि जयराज स्पोर्ट्स आणि कन्व्हेन्शन सेंटर या उद्घाटन प्रसंगी उपस्थित केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकारिता मंत्री, सगळ्यांचेच आपले लोकप्रिय आणि यशस्वी अमितभाई शाह, आमचे सहकारी उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, केंद्रीय सहकार तथा उड्डयन मंत्री राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष रवींद्र चव्हाणजी, उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा, माधुरीताई मिसाळ, नितीनभाई देसाई, राजेशजी शाह, जयंतभाई शाह, वल्लभभाई पटेल, राजेंद्र शाह, सुजयभाई शाह, प्रतापराव पवार, व्यासपीठावरील सर्व सन्माननीय मान्यवर आणि उपस्थित सर्व पुन्हा गुजराती बंधू भगिनी आणि पत्रकार मित्रांनो, 100 वर्षापेक्षा जास्त काळ पुण्याच्या समृद्ध परंपरेचा एक भाग झालेल्या गुजराती बांधवांनी हे भव्य दिव्य असं भवन उभारलंय, त्यांचं मी मनापासून अभिनंदन करतो, मनापासून शुभेच्छा देतो। तेरा वर्षापूर्वी या देशाचे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आणि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींच्या शुभ हस्ते या वास्तूचं भूमिपूजन झालं होतं आणि आज देशाचे कणकर आणि फौलादी गृहमंत्री अमितभाई शाह यांच्या हस्ते या वास्तूचं लोकार्पण होत आहे। आज का दिन बहुत ही पूना गुजराती बंधु समाज के लिए एक ऐतिहासिक है। मैं देख रहा था कि क्या क्या बनाया यहाँ पर, किसी चीज की कमी नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग लक्ष्मी पुत्र हो। तो कोई कमी पड़ने की बात ही नहीं है। और इसके लिए अब सपना जो आपका है ये वास्तव में आ गया, आज पूरा हो गया।
और मैं ये भी कहूंगा कि मोदी जी जिन कार्यों का भूमि पूजन करते हैं वे तेज गति से पूर्ण होते हैं। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। जो समृद्धि हाईवे हुआ, कोस्टल रोड हुआ, अटल सेतु हुआ, मेट्रो जैसे कई उदाहरण है जिसका भूमि पूजन भी और उद्घाटन भी मोदी जी ने किया। अब इसका भूमि पूजन मोदी जी ने किया और लोकार्पण अमित भाई ने किया। ये भी क्योंकि अमित भाई और मोदी जी हमारे लिए कोई अलग नहीं है। मोदी जी की छाया अमित भाई है और अमित भाई का स्पर्श होने पर उस कार्य का सोना हो जाता है। जैसे मैंने अभी अभी कहा कि आप सभी लोग लक्ष्मी पुत्र हो और मुझे हमारे आनंद के साहब के बताए हुए बातों की याद आती है। बोले कोई भी शहर हो, कोई भी बड़े बड़े गृह संकुल हो, नए शहर बसे, लेकिन वहां जब तक बाजार पेट नहीं है तब तक उस शहर की शोभा नहीं बढ़ती। और वो व्यवसाय और बाजार पेट बनाने वाले आप लोग हो, क्योंकि आप व्यापारी हो और इसीलिए आपके बिना कोई शहर की शोभा बढ़ती नहीं। और इसलिए ये पूना में अजीत दादा के इधर पूना के अंदर एक बहुत बड़ी वास्तु आपने बनाई है और ये समाज का एकता और अखंडता का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन है। यही मैं इस समय कहूंगा। इसलिए इस सेंटर के कार्य का भविष्य और विस्तार होगा क्योंकि अमित भाई ने इसका उद्घाटन किया है। अमित भाई ने हमेशा राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा है। वे चुनौतियों को, चैलेंज को अपॉर्चुनिटी समझते हैं और उनकी कार्यशैली में दृढ़ता है, संकल्प है। नए भारत के निर्माण की नींव में आदरणीय मोदी जी के साथ उनका भी योगदान महत्वपूर्ण रहा है। मैं इतना ही कहूंगा कि यहाँ पर अमित भाई एक कुशल रणनीतिकार और देश के प्रति, देश सेवा के प्रति कभी भी कॉम्प्रोमाइज उनके मुंह से कभी आती नहीं। देश सेवा और राष्ट्र सेवा और एक देश सेवा के प्रति समर्पित नेता के रूप में उनकी पहचान है। उन्होंने साबित किया है कि मेहनत, लगन और देश के प्रति समर्पण से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। उनकी रणनीति और नेतृत्व ने असंभव को संभव कर दिखाया है, चाहे वो जम्मू कश्मीर की धारा 370 हटाने का ऐतिहासिक फैसला, या फिर नागरिकता संशोधन अधिनियम जैसे साहसिक कदम हो। अमित भाई ने हमेशा राष्ट्रहित को सबसे ऊपर रखा है और वे चुनौतियों को अवसर में बदल देते हैं। उनकी कार्यशीलता में दृढ़ता है, संकल्प है और सबसे बढ़कर भारत के हर नागरिक के लिए बेहतर भविष्य का सपना भी है। नए भारत के निर्माण की नींव में भी वो आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी जो बात है और मुझे तो स्वयं अनुभव है। 2022 आपको पता है, और देश में, राज्य में आप देखें, दुकानें बनते, मकानें बनते, मंदिर बनता, सब कुछ बनता, त्योहार बनते, सब बनता, सब स्पीड ब्रेकर थे। लेकिन उस वक्त आम जनता की सरकार लाने की आवश्यकता थी और उस वक्त मैं जरूर कहूंगा और गर्व से कहूंगा, मोदी जी का मार्गदर्शन तो था ही, लेकिन अमित भाई मेरे पीछे चट्टान की तरह खड़े थे। देखो, काम आसान था क्या? वो
सरकार तो चल रही थी ना, लेकिन जब देश की राज्य के विकास की बात आती है तो ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। और इसलिए मैं अमित भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने सपोर्ट किया, मोदी जी ने मार्गदर्शन दिया, इसलिए हमारी डबल इंजन की सरकार तेजी से दौड़ रही है। 2.5 साल में मैं जब मुख्यमंत्री था, देवेंद्र जी और अजीत दादा हम टीम बनकर काम किए। अभी देवेंद्र जी, एकनाथ शिंदे और अजीत दादा फिर टीम बनकर इस राज्य को आगे बढ़ा रही है, विकास कर रही है। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा की अमित भाई तर महाराष्ट्राचे जावई आहेत, मगाशी त्यांनी सांगितलं। देशाचे ते गृहमंत्री आहेत, पण त्यांच्या होम मिनिस्टर आपल्या महाराष्ट्राच्या कोल्हापूरच्या आहेत। त्यांच्या घरात गुजराती आणि मराठी आनंदाने नांदतात, दोन्ही भाषा। आणि म्हणून महाराष्ट्र आणि गुजरात या दोन्ही राज्यांनी विकास, उद्योग आणि संस्कृतीच्या क्षेत्रामध्ये नेहमी देशाला दिशा दाखवलेली आहे। आणि म्हणून मी आपल्या सगळ्यांना मनापासून खूप खूप शुभेच्छा देतो। मनापासून या चांगल्या वास्तूला खूप खूप आपलं अभिनंदन करतो आणि हे असंच वाढत जाईल। आपली एकजूट अशीच मजबूत ठेवा आणि या राज्याच्या विकासामध्ये आपलं देखील योगदान आहे, कारण शेवटी बिझनेस कम्युनिटी जी आहे, व्यापारी आहेत, उद्योजक आहेत, हे या राज्यासाठी विकासासाठी आवश्यक आहेत आणि आपलं योगदान जरूर आम्ही लक्षात ठेवतो। आणि आमच्या सरकारकडून देखील आपल्याला देखील उद्योगामध्ये, व्यवसायामध्ये कुठेही कुठली अडचण येणार नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा विश्वास यहाँ पर दिलाता हूं। और अमित भाई के लिए जाते जाते एक शेर सुनाऊं। आपके बुलंद इरादों से तो चट्टानें भी डगमगाती है, आपके बुलंद इरादों से तो चट्टानें भी डगमगाती है, दुश्मन क्या चीज है, तूफान भी अपना रुख बदल देता है। आपके आने से यहाँ की हवा का नूर बदल जाता है, आपके आने से यहाँ की हवा का नूर बदल जाता है, आपके नाम से हर शख्स आदब से झुक जाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय गुजरात। बढ़ते अगली खबर क्यों 2026 के लिए हज आवेदन जल्द शुरू होंगे। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को घोषणा की है कि हज 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 सप्ताह के भीतर शुरू की जाएगी। उन्होंने सभी इच्छुक श्रद्धालुओं से अनुरोध किया है कि वे समय पर आवेदन करें ताकि आगे किसी प्रकार की परेशानी से बचा जा सके। उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब सरकार ने हज को लेकर कई सख्त समय सीमाएं निर्धारित। पिछली बार हमने जब हज कमेटी का काम शुरू किया था, हज पॉलिसी को बहुत जल्दी हमने घोषणा किया। इस बार उससे भी जल्दी हम घोषणा करके काम कर रहे हैं। आज हमने तैयारी करने के बाद मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूं कि 1 सप्ताह के अंदर हम 2026 का हज एप्लीकेशन लेने शुरू करेंगे। हमारा पोर्टल खुल जाएंगे। मैं जितने भी 2026 में हाजीस जो जाने वाले हैं, जिसका इच्छा है, उनको मैं निवेदन करना चाहता हूं कि टाइमली जल्दी से जल्दी आप अपना एप्लीकेशन टाइम में भर दिया जाए ताकि कोई भविष्य में तकलीफ ना आए। सऊदी अरब का सरकार ने कई टाइमलाइन बहुत स्ट्रिक्टली सेट कर दिया है, जिसको पालन करना आवश्यकता है, क्योंकि दुनिया भर का लाखों हाजीज जब सऊदी अरब जाते हैं मक्का मदीना, तो वहाँ स्पेस का कंस्ट्रेंट होते हैं, वहाँ हर चीज़ रिलीजियसली करना पड़ता है, तो इसमें कोई छूट नहीं होता है। तो हम कहना चाहते हैं, हमारा भारत की ओर से हम नियम पालन पूरा करेंगे। जितने हाजियों को और टूर ऑपरेटर्स को भी मैं बहुत स्ट्रिक्टली कहना चाहता हूँ, जो टाइमलाइन सेट किया है वो टाइमलाइन मेंटेन करना पड़ेगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया को भी मैंने बता दिया है कि पूरा टाइमलाइन में जो पेमेंट पैसे डिपॉजिट करना होता है सऊदी अरब सरकार को, वो टाइमलाइन जो आखिरी टाइमलाइन होता है उससे पहले सब कुछ पूरा करना जरूरी है। कुछ पॉइंट्स है मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं।
जो एकोमोडेशंस होते हैं उसमें मुझे काफी सुझाव दिया गया है। मेन और वुमेन, पुरुष और महिला को अलग अलग एकोमोडेशन के लिए जो रिक्वेस्ट आया है उसको हम लोग सोच रहे हैं, उसी प्रकार से हम लोग सुविधा के अनुसार करेंगे। और सऊदी अरब सरकार ने भी इसी लाइन में अनुरोध किया है। 65 इयर्स से ऊपर 65 साल से जो ज्यादा वाला हमारे हाजी से, उनके लिए कंपेनियन, उनको देख रेख के लिए जो जाना होता है वो मैंडेटरी है, वो जरूरी है और उसको पालन करना है। हम दो तरीके से सोच रहे हैं इस बार। हज जो 40 और 45 दिन का हज होते हैं वो तो सारा उसी प्रकार से जाते हैं, लेकिन एक शॉर्ट हज भी हो सकते हैं, क्योंकि जो कोर हज होते हैं मक्का में वो 5 दिन के लिए होते हैं। वो तो अनिवार्य है, सबको वहाँ रहना ही है उस समय। वो काबा में, वहाँ अराफात में, उस इलाके में जो भी नियम है मीना में रहने का, वो तो सिस्टम बनाया हुआ है, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन कोर हज के बाद ऑप्शन होता है, तो हम इस बार कम समय में हज का जो प्रक्रिया करके आने के लिए भी हम एक चैनल और एक ऑप्शन खोलेंगे। सारा प्रोसेस डिजिटल होगा और जो पासपोर्ट, उसमें एक इश्यू आया है जो सिंगल नाम होता है। सिंगल नाम होने से वो सऊदी अरब में उनका जो पासपोर्ट का प्रोसेसिंग होते हैं उसमें रीड नहीं करते हैं, उसमें तकलीफ होते हैं। तो हमने ये आज भी मीटिंग में कहा है कि जो हमारे हज एप्लीकेशन आने के साथ साथ उनको ये भी सुनिश्चित करना है कि अपना नाम, अगर पासपोर्ट में सिंगल नाम है तो उसका कैसे करके उसको ठीक करना है, एफिडेविट दे करके या जो भी तरीका है वो करना चाहिए। सिंगल नाम में दिक्कतें आ रहे हैं और अगर उसका पासपोर्ट रीड नहीं करेगा तो वो वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हमने अनुरोध किया है। हम उसको जब हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो उसमें भी हम मेंशन करेंगे। और खाने पीने का एक सेंसिटिव मुद्दा होता है। हमारे देश हिंदुस्तान में अलग अलग राज्यों में अलग अलग टेस्ट होता है। उनका खाना जो दक्षिण भारत के टेस्ट है वो अलग होता है और उत्तर भारत का अलग होता है, ईस्टर्न का। सो द फूड हैबिट्स एंड फूड टेस्ट of the South Indians, North Indians, East Indians, West Indians, different states have different habits and different tastes. So we will provide the food choice state-wise so that the Hajis can have their own food of their own choice and their taste. और इस बार का जो हज यात्रा में सफलतापूर्वक में हम हाजिज को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने भी जो स्ट्रिक्ट गाइडलाइन से पालन किया है। मैं जितने भी 2025 हज यात्रियों को मुबारकबाद देना चाहता हूं। उन्होंने अपना हज पूरा करके वापस आया है। हर मुसलमान का ख्वाहिश होता है जिंदगी में हज जरूर जाना है, तो वो ख्वाहिश पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी जी का सरकार सबका साथ सबका विकास मंत्र को लेकर के चल रहे हैं। हम भारत से जो भी हाजी जितने भी लोग एप्लीकेशंस जो आए हैं उनको भरपूर सेवा करने के लिए हम तैयार हैं। और मेरे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के जितने अधिकारी हैं हम लोग बहुत खुले मन से सबका सुझाव भी लेते हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया अच्छा से काम कर रहा है और आपके माध्यम से मैं फिर से आने वाला जो एप्लीकेशन है, जितना भी हमारा मुस्लिम भाई बहन है वो टाइमली एप्लीकेशन को भर दे विदिन 1 मंथ, और उसका जो प्रक्रिया है उसमें कोई विलम्ब ना हो, कोई देरी ना हो, ये मेरा अनुरोध है। अब वक्त हो चला इसको ब्रेक की बात ही खबरें मेरे सहयोगी मीनल के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।